नमस्कार। हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक कुख्यात नक्सलवादी को मार गिराया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नक्सलवाद फिर से ट्रेंड करने लगा। लोग जानने की कोशिश करने लगे कि अभी भी उतनी भारी मात्रा में नक्सलवाद विद्यमान है भारत में, या सोशल मीडिया पर ही सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। आज हम जानेंगे कि नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ भारत में और कैसे इसने पैर पसारे भारत के खनिज क्षेत्र से संपन्न राज्यों में। आप सभी का स्वागत है द प्रतिघात में। भारत की आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्रता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसी समय समाज के एक अलग हिस्से में एक अलग तरीके का असंतोष जन्म ले रहा था। गरीबी, बेगारी, जमींदारी का अत्याचार, सामाजिक असमानता और सरकारी तंत्र के प्रति बढ़ती उनकी उदासीनता, इन सब ने मिलकर एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने आगे चलकर नक्सलवाद का रूप ले लिया। यह आंदोलन कोई अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि दशकों तक जमा दर्द, उपेक्षा, शोषण का विस्फोट था। इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कारण थे जिसने नक्सलवाद को जन्म दिया और असली इसका जो उद्गार स्थान है वो कहाँ है, और इसने भारत के समाज पर कितना व्यापक अभी तक प्रभाव फैलाया है। नक्सलवाद की जो कहानी है वो शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से। यह वही जगह है जहां आज़ादी के 20 साल बाद भारत की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को ऐसे हिला दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ती है। साल था 1966 और 67। यह वही समय था जब कृषक वर्ग, खासकर भूमिहीन किसान, आदिवासियों के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। जमीन का पूरा मालिकाना हक अभी भी कुछ बड़े जमींदारों और महाजनों के हाथों में था। किसानों को आज़ादी के 2 दशक के बाद भी असली आज़ादी नहीं मिली थी। नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय सब कुछ उनकी दूर दृष्टि से बहुत दूर निकलता जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में नक्सलवाड़ी क्षेत्र में एक उग्र किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय के प्रमुख किसान आंदोलनकारी और नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल जैसे वामपंथी नेता थे। यह आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी जो उसका भाग है उसने आयोजित किया था, जो चीन की कम्युनिस्ट क्रांति मोजुआ दोगे के विचारों से प्रभावित है। यही कारण है कि नक्सलवाद की विचारधारा को आमतौर पर माओवादी विचारधारा से जोड़ा जाता है, लेकिन माओवादी विचारधारा नक्सलवाद से थोड़ी भिन्न है। उनके अनुसार समाज में असली परिवर्तन सिर्फ चुनाव या संसदीय लोकतंत्र से नहीं, बल्कि हथियार, संघर्ष और राज्य व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई से ही आएगा। यहीं से शुरू हुआ सरकार के खिलाफ खुला हथियार उठाने की रणनीति और राजनीति। साल था 1966। किसानों और जमींदारों के बीच फसल के बंटवारे को लेकर संघर्ष इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन यह हस्तक्षेप व्यवस्था को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर वर्ग को और कमजोर करने और उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए था। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए किसानों और जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन ने एक संगठित रूप लेने का निर्णय लिया। यह वही क्षण था जब भारतीय इतिहास में पहली बार नक्सलवाद शब्द सामने आया। एक ऐसा आंदोलन जो आगे चलकर देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की एक कमजोर कड़ी बनकर उभरा। नक्सलवाद धीरे धीरे बंगाल से निकल के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैल गया। इसका मुख्य कारण यह था इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां और दलित समुदायों की दशकों पुरानी आर्थिक और सामाजिक पीड़ा और विकास की रोशनी पाने की ललक। जहां शहरों पर हाईवे की चमक थी, वहीं जंगलों में रहने वाली आबादी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थी। उन्हीं के अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। स्वास्थ्य, बिजली, स्कूल, सड़क, इनमें से किसी तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। भूमाफिया, खनन माफिया मिलकर इन इलाकों के साधन संपन्न जंगलों को लगातार खोखला कर रहे थे। ऊपर से पुलिस और प्रशासन का जो दमन था वो बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों ने नक्सलियों को जमीन तैयार करने की पूरी आज़ादी दी। इन क्षेत्रों में हुआ क्या, जो मासूम लोग थे उनकी पीड़ा ने ही उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। नक्सलवाद की विचारधारा हमेशा विकास और असमानता पर आधारित रही है। उनकी सोच यह भी थी जब पूंजीवादी व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक गरीबों का शोषण जारी ही रहेगा।
इसलिए सरकार और लोकतंत्र दोनों उनके निशाने पर बराबर आ रहे थे। वे मानते थे कि असली लोकतंत्र जंगलों और मजदूरों के बीच जन्म लेगा, बंदूक की नली से निकलेगा। इसी विचार से उन्होंने पुलिस चौकियों और सरकारी जो कार्यालय थे, नेताओं और ऐसे लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो राज्य की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1980 और 1990 का दशक नक्सलवाद और अधिक मजबूत हो चुका था, साथ ही खतरनाक। इस दौरान अनेक छोटे छोटे नक्सली गुट एकजुट होने लगे। बात है सन 2004 की, जब पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जैसे संगठन संयुक्त हो गए और होकर एक संगठन बनाया, CPI माओवादी। तब यह आंदोलन एक सुव्यवस्थित सेना की तरह काम करने लगा। जंगलों में कैंप लगे, हथियारों की ट्रेनिंग होने लगी, फंडिंग की व्यवस्था सरकार के विरोधी करने लगे। स्थानीय समर्थन की गहरी रणनीति यहाँ पर देखी गई। हर स्तर पर नक्सली संगठनों को खुद को संगठित करने का पूरा मौका मिला। आज यह संगठन दुनिया के सबसे बड़े आंतरिक उग्रवादी नेटवर्कों में से एक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि नक्सलवाद आखिर पैदा ही क्यों हुआ। इसके पीछे एक असली कहानी है। इसका सबसे बड़ा कारण है भूमि सुधारों का असफल हो जाना। आज़ादी के बाद सरकार ने कई भूमि सुधार कानून बनाए, लेकिन जमींदारों की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि ये कानून कागजों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। किसानों की ज़मीनों को हड़प लिया गया, सिर्फ वादों के दम पर। हकीकत में उनको इसकी रत्ती भर की कोई भी ना उन्हें उम्मीद थी और ना ही उन्हें कोई सुविधा इसकी मिली। किसानों को ज़मीन के नाम पर सिर्फ वादे मिले। और दूसरा कारण था आदिवासियों का विस्थापन। खनन परियोजनाओं के नाम पर जिस तरीके से जंगलों के जो असली मालिक हैं आदिवासी, उनको हटाया गया, ना ही उन्हें मुआवजा मिला और ना ही उनको किसी प्रकार की सुविधा मिला, तो सिर्फ उन्हें उपेक्षा और सरकारी तंत्र की नाकामियों का खजाना। तीसरा कारण यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भारी कमी थी इन क्षेत्रों में, क्योंकि पहले ही मैंने बताया ये क्षेत्र थे आदिवासी जनजाति के। यहाँ शून्य ऐसा था जिसने नक्सलियों से इसको भर दिया। उनका कहना था कि सरकार ने तुम्हें छोड़ा है, हम तुम्हारे साथ हैं, और लोग उनके साथ खड़े होने लगे। चौथा कारण था राज्य व्यवस्था का दमन। कई बार पुलिस और प्रशासन की हिंसा ने नक्सलवाद की जो विचारधारा थी उसको और भी पोषण दिया। इससे लोगों में जो असंतोष फैला था और अधिक मजबूत होता गया। नक्सलवाद का जो प्रभाव भारतीय समाज पर गहरा पड़ा, उसके बहुआयामी प्रभाव देखे गए। एक तरफ यह आंदोलन गरीबी की आवाज़ के रूप में उभरा, तो दूसरी तरफ यह हिंसा और खून खराबे का एक प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आया। हजारों निर्दोष लोग, ग्रामीण, आदिवासी, सुरक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारी नक्सली हमलों में मारे गए। स्कूल, पुल, सड़कें और अस्पताल सब नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ गए। उनका तर्क था कि ये सरकार की पहुंच बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें भ्रष्ट करना इनके अधिकारियों ने ऐसा किया है। लेकिन इसका नुकसान सबसे अधिक उसी आदिवासी समाज को हुआ जिसके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश थी सरकार की। इसके लिए नक्सलवाद खड़ा हुआ था। जिस चीज़ के लिए नक्सलवाद शुरू हुआ था कि किसानों की मदद होगी, आदिवासियों को उनकी हक की चीज़ें मिलेंगी, अब वो रास्ते से भटक चुका था। बच्चों की शिक्षा रुकी, रोजगार के अवसर जो थे वो भी खत्म हो गए, विकास परियोजनाएं अटक गईं और जंगलों में रहने वाले लोग जीवन में डर और असुरक्षा अस्थायी भाव लेकर रहने लगे। नक्सलवाद का एक और बड़ा प्रभाव राजनीति पर भी देखा गया। कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई, नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ी, कई क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर तक घोषित कर दिया गया। यह इलाका जहां नक्सलियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि राज्य के कानून तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। यह वही समय था जब नक्सलवाद सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि एक समानांतर सत्ता तक की पहुंच बना चुका था। अपनी अदालतें, अपना टैक्स सिस्टम, अपना नियम, यह सब मिला के लोकतंत्र को एक गहरी चोट दे रहे थे लगातार। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया तंत्र को और मजबूत करना, सड़क और संचार व्यवस्था को बढ़ाना, जनजातीय कल्याण योजनाएं लाई हैं सरकार। लेकिन इसका जो प्रभाव देखें वो अभी सीमित है। इन सब के परिमाण आने में लगेगा और भी वक्त। कई क्षेत्रों में नक्सलवाद कमज़ोर पड़ा है, लेकिन यह सच यह भी है कि नक्सलवाद सिर्फ सुरक्षा बलों के प्रयासों से खत्म नहीं होगा, बल्कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मूल समस्याओं को खत्म नहीं किया जाएगा।
आंदोलन पैदा क्यों हुआ था? गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी से। ये वही मुद्दे हैं जिनको सरकार ध्यान से सुने और ख़त्म करने की कोशिश करे। आज हम जब नक्सलवाद के इतिहास, उद्गम और विस्तार और प्रभाव की बात करते हैं तो एक बात साफ समझ में आती है कि आंदोलन भारत के विकास की एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हमें यह दिखता है कि विकास सिर्फ शहरों की सड़कों, मॉलों तक नहीं होता। यह विकास तब होता है जब देश की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना हो। अगर हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो इतिहास बार बार नक्सल जैसे मुद्दों को उखाड़ता रहेगा। नक्सलवाद की कहानी है संघर्ष की और चेतावनी की भी है। चेतावनी इस बात की कि समाज में असमानता, उपेक्षा और अन्याय जब जब लगातार बढ़ा है, समाज के किसी न किसी वर्ग से ऐसी प्रतिक्रिया सरकार के खिलाफ आई है। एक विस्फोट के रूप में आज भारत का यह दायित्व है कि उस विस्फोट को शांत करे और उनकी आवाज़ों को सुने और उन लोगों के विकास की रोशनी में लाए जिन्हें उनसे उनका हक मिल सके। आपका इस पर क्या विचार? कमेंट बॉक्स में साझा करें और सब्सक्राइब करें द प्रतिघात को। धन्यवाद।